हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक स्क्रैमजेट इंजन। आज हम देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक नजर। तो सबसे पहले है फ्लेम स्टेबलाइजेशन तकनीक का उपयोग। ये तकनीक है वो दहन कक्ष यानी कंबस्टर है उसके अंदर लगातार फ्लेम को बनाए रखती है। असिस्टेड टेक ऑफ पर निर्भर तो रैमजेट और जो स्क्रैमजेट है ये दोनों ही शून्य वायु गति पर थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्थिर अवस्था वाले जो अंतरिक्ष यान है उसको गति नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो स्क्रैमजेट चालित यान है उसको रॉकेट की सहायता से उड़ान भरने की आवश्यकता होती है ताकि वह उस गति तक पहुंच सके जहां वह थ्रस्ट उत्पन्न करना शुरू कर दे। भारत स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले देशों के समूह में शामिल हो गया है। भारत के अतिरिक्त ये कीर्तिमान बनाने वाले देशों में यूएसए, रूस, चीन आदि शामिल हैं। यहाँ पर रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन की तुलना दे रखी है। ये जो रैमजेट इंजन है ये वायु ईंधन का धीमा उपयोग करता है और जो स्क्रैमजेट है ये तीव्र गति वायु प्रणाली का उपयोग करता है। रैमजेट इंजन है वो मैक 3 से 6 की गति है और जो स्क्रैमजेट इंजन है इसकी मैक 6 से ऊपर की गति है। रैमजेट जो इंजन है वो सबसोनिक दहन है और जो स्क्रैमजेट इंजन है वो सुपरसोनिक दहन है। स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी के लाभ तो बेहतर कार्यकुशलता। इसकी प्रलोदन प्रणाली है ये रॉकेट की तुलना में अधिक दक्ष है। रॉकेट इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों को ले जाना होता है, जबकि जो जेट इंजन दहन है इसके लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। किफायती अंतरिक्ष अन्वेषण तो इससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम हो जाएगी क्योंकि जेट इंजन है वो पुनः उपयोग योग्य होते हैं। स्क्रैमजेट इंजन तो इसके द्वारा संचालित रॉकेट है वो भारी उपग्रहों को भी ले जाने में सक्षम होंगे। इसरो के अवतार नामक जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है रैमजेट और स्क्रैमजेट है उसको लॉन्च करने वाले रॉकेट विकसित करना। हाइपरसोनिक हथियार तो यह एयर ब्रीदिंग इंजन द्वारा संचालित होता है। इसकी गति मैक 5 या इससे अधिक होती है। यह ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज गति से ये गमन कर सकता है। यह बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके चलते इसे ट्रैक करना कठिन हो जाता है। प्रकार क्या है इसके? तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV इन्हें रॉकेट से छोड़ा जाता है जैसे आम बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और फिर वे लक्ष्य की ओर ग्लाइड करते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCM तो ये पूरी उड़ान के दौरान स्क्रैमजेट इंजन से चलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है GSAT-7R। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से LVM-3 भारत का सबसे परिचालन प्रक्षेपण यान जो है इसके माध्यम से GSAT-7R CMS-03 उपग्रह है उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। GSAT-7R CMS-03 उपचार संचार है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत की उन्नत रक्षा उपग्रह संचार श्रृंखला GSAT-7 है उसका एक हिस्सा है। कक्षा ऑर्बिट तो इसे भू समकालिक जो स्थानांतरण कक्षा है GTO इसमें प्रक्षेपित किया गया है। बाद में वह भू स्थिर कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें पहुंचेगा। कवर क्षेत्र तो हिंद महासागर क्षेत्र, भारतीय भूभाग और भारतीय तटरेखा से लगभग 2000 किलोमीटर तक मल्टी बैंड दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। विविध संचार चैनल तो ये उपग्रह UHF, HSC और KU जैसी कई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। इसके माध्यम से वॉइस, वीडियो और डेटा का सुरक्षित प्रसारण संभव है। जीवन काल तो लगभग 15 वर्ष यह पुराने बहु बैंड संचार उपग्रह GSAT-7 इनसैट 4F रुक्मणी उसका स्थान लेगा। बात करें उद्देश्य की तो ये अंतरिक्ष आधारित संचार क्षमता को सुदृढ़ करना, समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाना और नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और जो समुद्री संचालन केंद्र हैं इनके बीच सुरक्षित और विश्वसनीय संचार स्थापित करना। GSAT
G7 श्रृंखला के अन्य उपग्रह, तो फर्स्ट है नौसेना के लिए तो G7 रुक्मणी, यह भारत का पहला आधिकारिक तौर पर समर्पित सैन्य उपग्रह है। वायुसेना के लिए तो G7A एंग्री बर्ड वर्ष 2018 में प्रक्षेपित किया गया। यह वायुसेना की नेटवर्क केंद्रित अभियानों या युद्ध क्षमता और डेटा लिंक कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। G7C तो ये विकासाधीन है, इसमें भूमि आधारित ग्राउंड हब्स हैं वो शामिल होंगे जो रियल टाइम और सुरक्षित संचार सुनिश्चित करेंगे। थल सेना के लिए G7B तो यह भी विकासाधीन है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी और संचार क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक है MKIIA लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW सिस्टम। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो जो DRDO है उसने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नेशनल ओपन एयर रेंज NOAR है, इसमें MKIIA लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो इस परीक्षण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास उन्नत लेजर हथियार क्षमताएं हैं। हाल ही में इजराइल अपने दुश्मन के ड्रोन को लेकर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बन गया है। इजराइल वायुसेना है, उसकी एरियल डिफेंस एरे ने लेजर आधारित जो वायु रक्षक प्रणाली है इसके प्रोटोटाइप का उपयोग किया है। इस प्रणाली को आयरन बीम सिस्टम, हिब्रू नेम मेजन हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम HELWS है, उसका अनुकूलित संस्करण बताया जा रहा है। ये यहाँ पे इजराइल है वो अपने दुश्मन के ड्रोन को लेजर जो हथियार होता है उससे मार गिराने वाला पहला देश बन गया है। MKIIA DW सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो इसे DRDO की जो हैदराबाद स्थित संस्था है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस चेस, इसने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। कार्य प्रणाली की बात करें तो एक बार जब रडार या इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक EO सिस्टम द्वारा लक्ष्य का पता लगा लिया जाता है तब यह सिस्टम उस लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए तीव्र उच्च ऊर्जा युक्त 30 किलोमीटर लेजर बीम छोड़ता है जिससे संरचनात्मक विफलता होती है। विशेषताएं तो ये अत्यधिक सटीकता से तीव्र गति से हमला करता है, इससे कुछ सेकंड के भीतर ये लक्ष्य ध्वस्त हो जाता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये लक्ष्य को नष्ट करने या प्रभाव कम करने के लिए गतिज ऊर्जा की बजाय विद्युत चुंबकीय या कण प्रौद्योगिकी में केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकार की बात करें तो हाई एनर्जी लेजर्स HELS हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स है HPMS, मिलीमीटर वेव्स पार्टिकल बीम वेपन्स आदि। सामान्यतः निर्देशित जो ऊर्जा हथियार है ड्यूस है उसकी मारक दूरी पारंपरिक हथियारों की तुलना में कम होती है और मौसम की परिस्थितियां जैसे कोहरा और तूफान कुछ DWS है उसकी प्रभावशीलता उसको कम कर सकती हैं। अन्य देशों की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DW प्रणालियां देख लेते हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलांस HELIOS सिस्टम है। चीन का देख लेते तो वहां पे हरिकेन 3000 और साइलेंट हंटर है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ड्रैगन फायर और रेडियो फ्रिक्वेंसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है RFDO। रूस की बात करें तो पेरिसवेट और लेजर है। भारत तो DRDO द्वारा विकसित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम है IDDNIS MK2A। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म SAP। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो जो DRDO है इसने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म SAP का पहला उड़ान परीक्षण पूरा किया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE आगरा द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत की पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया निगरानी और टोही ISR क्षमता को बढ़ाएगा। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म SAP के बारे में जान लेते हैं। तो यह मानव रहित एयरशिप है। यह पृथ्वी से
17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो समताप मंडल है उसमें संचालित होता है। यह हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट हैप्स है, इसके रूप में कार्य करता है और लंबे समय तक हवा में रह सकता है। हैप्स हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एरोडायनामिक, तो ये क्या है? ये हवा से भारी हो सकता है जैसे कि फिक्स्ड विंग वाले विमान। सेकेंड है एरोस्टैटिक, तो ये हवा से हल्का होता है जैसे कि गुब्बारे और एयरशिप। फिर है लिफ्टिंग तंत्र, तो ये उड़ान के लिए हीलियम गैस का उपयोग करता है। कौन सी गैस का उपयोग करता है? हीलियम का। ऊर्जा स्रोत की बात करें तो ये सौर ऊर्जा से संचालित होता है और रात्रि में संचालन के लिए ऑनबोर्ड बैटरियों का उपयोग करता है। सैप के सामरिक लाभ क्या हैं? तो इसमें इमेजिंग सेंसर, रडार और टेलीकॉम पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। इससे सीमाओं की निगरानी, आपदा प्रबंधन और खुफिया अभियानों में मदद मिलती है। यह तकनीक ऐसे कार्यों को भी अंजाम देने में सक्षम है जो सैटेलाइट और ड्रोन नहीं कर पाते हैं। इससे अंतरिक्ष जैसे व्यापक कवरेज मिलती है, साथ ही इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विमान, हेलीकॉप्टर। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MCA के बारे में। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो जो रक्षा मंत्री है इसने निजी कंपनियों के सहयोग से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान के विकास के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल है उसको मंजूरी दी है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो स्वीकृत मॉडल के तहत एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MCA है। इसके नाम की 5वीं पीढ़ी के ये स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान के निर्माण के लिए हेल के साथ साथ निजी उद्योग भी भाग ले सकते हैं। वर्तमान में केवल अमेरिका F-22 और F-35, रूस का सुखोई Su-57 और चीन चेंगडू J-20 है। इसने ही परिचालन योग्य 5वीं पीढ़ी के विमान विकसित किए हैं। AMCA कार्यक्रम का विवरण, तो प्रमुख एजेंसी जो DRDO है उसके तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ADA। मुख्य क्षमताएं की बात करें तो सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन बे, सेंसर फ्यूजन, AI संचालित एवियोनिक्स, रडार, एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट आदि। वेरिएंट की बात करें तो GE F414 इंजन के साथ AMC MK1, स्वदेशी इंजन के साथ MK2 की योजना बनाई गई है। 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है उनकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो 2 इंजनों से संचालित है ये। विशेष रूप से रात में एक इंजन के विफल होने की स्थिति में एक दोहरे इंजन वाला प्लेटफॉर्म हवाई सुरक्षा और सर्वाइवल का उच्च स्तर प्रदान करता है। स्टील्थ क्षमताएं, तो दुश्मन के रडार द्वारा इनका पता लगाना कठिन होता है। अन्य तो उच्च जो पैंतरेबाजी क्षमता है, सुपरसोनिक गति से उड़ान करना आदि। लड़ाकू विमानों की नवीनतम पीढ़ी देख लेते हैं। तो 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान 1970 से 1980 का दशक। इसकी विशेषता क्या है? यह हवा और जमीन के बीच भूमिकाएं बदलने और स्विंग करने की क्षमता है। उदाहरण क्या है इसका? MiG-29, F-16, मिराज 2000 आदि। फिर है 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान। तो इनमें स्टेल्थ छिपने की क्षमता, रडार बचने वाली सामग्री और थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण इंजन जोड़े गए। इनका उद्देश्य 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है उनकी रेंज बढ़ाना है। बात करें उदाहरण की इसकी तो कौन सा है? यूरोफाइटर, टाइफून, राफेल आदि। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, तो 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एकीकरण, हाइपरसोनिक क्षमताएं, मानव रहित क्षमताओं आदि से लैस हैं। चीन, तो दिसंबर 2024 में चीन ने जो 6ठी पीढ़ी के 2 प्रोटोटाइप्स लड़ाकू विमानों J-36 और J-50 है इसकी उड़ान का सफल परीक्षण किया था। तो फ्रेंड्स ये वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।